वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर में से जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज के लेक्चर में हम लोग इसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एक वे के अंदर कार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बन क्या होता है और कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट और बेसिक एलिमेंट्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड को कहते हैं जिनकी बैकबोन यानी कि कार्बन से मिलकर बनी होते हैं, जो कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है। तो इसीलिए कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है, जिसकी वजह से ये ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। कार्बन कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर, के लाइफ के स्केलेटन को ऑर्गेनाइज करने के अंदर कार्बन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक एटम है। अब ये जो एटम होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें हम लोग बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, उन्हें बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। और कार्बन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है। कार्बन के अगर वैलेंसी को देखते हुए तो इसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। के कार्बन के जो आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट। इसके बाद है कि रिएक्ट अदर एलिमेंट टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर एटम कंप्लीट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल को बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल को कंप्लीट कर देते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर द लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो कि 2 एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड होता है, जिसमें एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल को कंप्लीट करके बॉन्ड बना रहे होते हैं, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है जो कि एटीपी की शक्ल में मौजूद होती है। कार्बन एटम कंबाइन होता है विद 4 एटम्स या रेडिकल के साथ, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से कार्बन एटम क्या होता है कि अदर एटम्स या रेडिकल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, उनके साथ कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन की इस खसूसियत की बिना पर, जिसमें 4 बॉन्ड्स अरेंज्ड होते हैं साइमेट्रिकली इन द टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा का मतलब 4, जैसे कि हेड्रॉन का मतलब हेड्स, तो कार्बन के 4 हेड होते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के 4 हेड होते हैं 1 2 3 4, जो कि एक दूसरे से 90 के एंगल पर मौजूद होते हैं। तो इनके साथ 4 अदर एटम्स या रेडिकल अटैच होते हैं और कार्बन को एक सिमेट्रिकल शेप प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इट गिव्स अ स्टेबल कन्फिगुरेशन, जो कि कार्बन को एक स्टेबल कन्फिगुरेशन प्रोवाइड करते हैं, एक स्टेबल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम मेक इट फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो कार्बन के आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये इसे फेवरेबल एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन को, जैसे कि मैंने बोला है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एज अ सेंट्रल पोजीशन इसे हासिल है। लाइफ के जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कंपाउंड्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, इन चीज़ों को बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो इसी वजह से कार्बन को एक फेवरेबल एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में मिलकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्केलेटन बना रहे होते हैं। अब यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, इस तरह ये जो कार्बन कार्बन के साथ मिलता एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस चेन नुमा स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है, उसके लिए यूज की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। आ सकता है एमसीक्यूज में, शॉर्ट में, वर्ड कैटिनेशन किसे कहते हैं।
तो आप लोग बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। अब कार्बन क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की चेन्स बनाते हैं, जिनमें से अनब्रांच चेन्स ये कार्बन 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 के साथ अटैच होता होता है। इस प्रोसेस को हम लोग जैसा कि कैटिनेशन कह रहे हैं, तो ये अनब्रांच चेन है कि इसकी मजीद ब्रांचें वगैरह कुछ नहीं निकली हुई। उसके बाद हम लोग ये देखें कि कार्बन की ब्रांच्ड चेन्स भी बनती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो, यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ कार्बन से, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर साइड पर अटैच हैं कि इसकी 4 साइड की वैलेंसी को कंप्लीट किया जा रहा है। ये इसकी ब्रांच चेन बनाएगी। उसके अलावा कार्बन रिंग चेन नुमा स्ट्रक्चर भी बनाता है, जिसे हम लोग बेंजीन रिंग के नेम से भी कह सकते हैं कि कार्बन ने एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और कार्बन के आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि अगर इस कार्बन को ले लें तो हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4। अब इस तरह इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ ना अटैच हो, वहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इन इनसाइड्स के ऊपर अटैच होता है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कार्बन एटम्स होता है, जैसे कि अदर एटम्स के साथ अटैच होकर एक स्पेसिफिक किस्म का बॉन्ड बना देता है। जैसे कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो इसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ये एक्ट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज, के सेल्स की एक्टिविटीज के लिए ये क्या करता है, वर्क एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी के तौर पर ये काम कर रहा होता है कि केमिकल एनर्जी की एक पोटेंशियल सोर्स के तौर पर ये एज यूज हो रहा होता है। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपस में अटैच होते हैं और ये बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उस नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एटीपी की शक्ल में प्रोवाइड होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कार्बन और ऑक्सीजन का लिंकेज, जिसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। उसके बाद जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो इसे हम लोग अमाइनो एसिड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है और उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट होता है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो रही होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनाने में भी इन्वॉल्व हो रही होती है। जैसा कि अगर हम लोग ये देखें कि जिसके हमारे हेयर और हमारे नेल्स वगैरह जिस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग केराटिन प्रोटीन कहते हैं, ये हमारे हेयर और नेल्स वगैरह बनाने में इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी कि हमारे बाल और नाखून बनाने में। और इसी तरह अगर फंक्शन के लिहाज से देखें तो जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन को देखें तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर हार्मोन्स को देख लें तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर के तौर पर। और अगर एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस तरह ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती है। अगर कार्बन सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम लोग कार्बन सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये क्या होता है, कार्बन और सल्फाइड बॉन्ड जैसे कि प्रोटीन्स की फॉर्म टर्शियरी प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर कार्बन का फास्फोरस के साथ देख लें तो बॉन्ड वहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो ये तो था सारा कार्बन के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। अब जैसा कि इसका नेम शो कर रहा है, द वर्ड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल और माइक्रो के अंदर क्या होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, मोर इन मॉलिक्यूलर वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है। ये लो इन मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सेल मेम्ब्रेन बनाने में जैसे कि यूज हो रहे होते हैं। तो क्या होते हैं, ये सेल का
स्ट्रक्चर बनाने में यूज हो रहे होते हैं और दीज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज वगैरह एटीपी की एक बेस्ट सोर्स के तौर पर वर्क कर रहा होता है ग्लूकोज। उसके बाद सर्व एज अ स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को स्टोरेज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। सर्व एज अ स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए एज अ स्टोरेज के तौर पर काम कर रहे होते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। और इस तरह ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम लोग MI यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, एक्ट एज अ सब यूनिट टू बिल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सब यूनिट के तौर पर काम करते हैं, यानी कि जिनके मिलने से फिर लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, उनके अंदर सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन वगैरह होते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स वगैरह मौजूद होते हैं। दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लो इन मॉलिक्यूलर वेट आर द माइक्रो मॉलिक्यूल। दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल एंड हाई इन मॉलिक्यूलर वेट, मोर इन मॉलिक्यूलर वेट आर द स्टेबल मॉलिक्यूल आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल, तो आप लोग ये देख लें और एज अ एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लें। यहाँ पर MCQs भी काफ़ी सारे बन सकते हैं। और ये जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कौन सा बनेगा, और इसी तरह से कि कार्बन किस एटम के साथ मिलता है और कौन सा बॉन्ड बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से। और ये जो कार्बन की चेन वगैरह बनाई गई है, रिंग चेन, ब्रांच चेन, अनब्रांच चेन, तो ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पूछे जाते हैं और ये MCQs के लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एटम। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर का। अल्लाह हाफिज़।